नाउ द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन, ठीक है जी। और ये आपके है 18th के 4th गैप में। थर्ड मेथड है फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। अब मिलवा देता हूं पहले मैं आपको डाइएजोनियम सोल्ट को बनाने का मेथड पढ़ाते हैं हम पहले बच्चों को कि डाइएजोनियम सोल्ट बनता कैसे है, ठीक है। ये होता है जी C6H5N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। जैसे नमक में नहीं होता Na प्लस और Cl माइनस, वैसे ये बनता है N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। Cl की जगह आप HSO4 भी ले जा सकते हो, BF4 भी ले जा सकते हो, बतेरे बनते हैं जो मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब इसका चैप्टर आएगा। फिलहाल इसका नाम बताता हूं। इसका नाम है BDC। B का मतलब बेंजीन, D का मतलब डाई एजोनियम। एजा बोलते हैं नाइट्रोजन को, तो दो बार है इसलिए डाइएजोनियम। जैसे अमोनियम नहीं होता वैसे डाइएजोनियम। और क्लोराइड आपकी आंखों के सामने दिखता है। मैं इसको हर बार इतना नहीं बोलूंगा, BDC BDC करके मैं इसको छोड़ दिया करूंगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है आपका। क्यों? क्योंकि इससे आप हर चैप्टर में बुला लोगे। अभी पिछले आपने मेथड में ज्यादातर ब्रोमो और क्लोरो बनाए हैं ना, आपने फ्लोरो भी नहीं बनाया, आइडो भी नहीं बनाया। तो BDC पता क्या कहता है, मेरे को बुलाओ ना यार, आप मैं सब कुछ बना दूंगा। ये क्लोरो बेंजीन भी बना देगा, ब्रोमो बेंजीन भी बना देगा, फ्लोरो बेंजीन भी बना देगा, आइडो बेंजीन भी बना देगा। तो ऐसा बंदा फायदेमंद है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल है ना, बड़ा फायदेमंद है, दिख ही रहा है। दूसरी बात, इसकी रिएक्शंस बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना इसकी रिएक्शंस में। ये अपने साथ एक कंडीशन लेकर आए, सिर्फ उस कंडीशन को याद कर लो। और नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि इसकी कम से कम 50 रिएक्शन करानी है, तो 50 रिएक्शनों में तो याद हो जाएगा ना। तो हर बार मैं बोलूंगा N2 निकलेगा ही निकलेगा। तो आज अगर मैं मान लो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए बिना इसकी कोई रिएक्शन पूछ लेता हूं और आपको लॉजिक आता है, तो आप 2 मिनट में बता दोगे क्या चीज बनने वाली है। क्या लॉजिक दिया मैंने BDC का कि N2 निकलेगा ही। N2 के निकलते ही कितने लोग फ्री हो गए, जल्दी बोलिए। एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो आज मैंने BDC वाला चैप्टर नहीं कराया, लेकिन फिर भी मैंने इसकी स्टीम से रिएक्शन पूछ ली। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद स्टीम। तो पहले बताओ स्टीम होती क्या है। वेरी गुड, H2 होता है ना। तो ये देखो जी, मैंने लिख दिया HOH। जब N2 निकल के भाग गया तो नॉर्मल सी बात है। अब आप बताइए किसको क्या दूं, इसको क्या दूं और इसको क्या दूं। बिल्कुल, इसको H दे दो और इसको OH दे दो। तो एक तो बन गया HCl, ठीक है जी, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। एक N2 निकलेगा ही निकलेगा। और एक बन गया फिनोल। तो ये फिनोल को बनाने का मेथड है। तो ना तो आपने भी अल्कोहल पढ़ा, ना आपने BDC पढ़ा, लेकिन आपने रिएक्शन कर दी किस बेस पे, लॉजिक के बेस पे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि रट्टे मारने की बजाय आप लॉजिक पे फोकस करो। अगर इसकी नाना करते भी देखोगे तो 40 रिएक्शंस हैं सिलेबस में। और कन्वर्जेंस तो पूछो मत कितने हैं, जितने मर्जी बना दूंगा कन्वर्जेंस, 100 बना दूंगा। और बोलो तो BDC के लिए एक शर्त याद रखोगे, N2 निकलेगा ही निकलेगा। तो अब पहले इसको बनाने का मेथड, इसको बनाने की रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्या मतलब लग रहा है डाइएजोटाइजेशन का मीनिंग क्या समझ आ रहा है? तो इसका मीनिंग समझ आ रहा है डाइएजोनियम सोल्ट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट। इसके लिए हम एनिलीन को याद करते हैं। ये देखो जी, एनिलीन होता है बेंजीन की टांट पर NH2। ये रिएक्शन भी मैं आपको 3-4 बार कराऊंगा। एनिलीन की रिएक्शन करवा दो NaNO2 और HCl के साथ 0 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ठंडे में। तो मैंने कहा इतनी ठंड यार ऑलरेडी हो रही है, तू कह रहा है बर्फ वाला टेम्परेचर लाओ। तो सामने से जवाब आया कि जो बंदा बन रहा है, BDC जो बन रहा है वो हाईली रिएक्टिव है, इवन हवा और पानी को भी नहीं छोड़ता। अगर नॉर्मल टेम्परेचर हुआ और नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई तो इसने आते ही हवा से रिएक्शन कर लेनी है या नमी से रिएक्शन कर लेनी है, और BDC बनते ही खराब हो जाएगा। तो चाहते हो आपका प्रोडक्ट बनते ही खराब हो जाए, इसीलिए टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री। रिएक्शन मैं दिखा देता हूं। इधर से जाएगा Na, इधर से जाएगा Cl। क्या चला गया, जल्दी बोलते जाओ। इधर से 2H और इधर से भी 2H, 4H का मतलब क्या चला गया, जल्दी बोलिए। तो दोनों ऑक्सीजन भी गए। अब क्या बच गया, C6H5, एक N, 2 N और एक Cl।
तो तेरे पास बच गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये लो जी, इसका शॉर्टकट नाम मैं आपको दे चुका हूं बीडीसी। आपने नहीं लिखना, आपने पूरा ही लिखना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये सोल्ट हर चैप्टर में आएगा और आपको हर चैप्टर में हेल्प करके जाएगा क्या बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कहा चल तू बता फ्लोरोबेंजीन बना के दिखा, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बनाई। मैंने जनरली बता दिया, ना मैं F2 को बुला सकता, ना मैं I2 को बुला सकता, है ना। तो मैंने कहा फ्लोरोबेंजीन बना के दिखा। कहता लो सर, इस रिएक्शन को आपने बनाना है 18th के 5th पे। और फ्लोरोबेंजीन का बनना एक नाम है जी रिएक्शन का, बाल्ज-शीमान रिएक्शन। और ये आपको आगे मिलेगी, इस चैप्टर में नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने आगे वाली रिएक्शन यही पढ़ा दी क्योंकि मुझे वहां पे भी पढ़ानी पड़ेगी। बाल्ज-शीमान रिएक्शन में तुम लेकर के आते हो C6 फ्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, वो क्लोरो और ब्रोमो के लिए थी, उसके लिए रुकना पड़ेगा तेरे को 2 मिनट। ठीक है जी। अब N2 पे प्लस और Cl पे माइनस, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी फ्लोरोबोरिक एसिड से। जैसे ही मैंने इसकी फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन को कौन पसंद है, जल्दी बोलो। तो वो Cl को लेके भाग जाएगा। मैंने कहा यार तू तो पहले ही भाग गया, मेरे को तो बच्चों को बताना था N2 निकलेगा ही निकलेगा। तो हाइड्रोजन कहता बाद में बताते रहना, मैं तो हाइड्रोजन Cl को लेके अलग हो गया। लेकिन ये नया डाइजोनियम साल्ट बन गया, इसका नाम था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। आपको पूरा लिख के दे रहा हूं, फ्लोरोबोरेट। और इसको गर्म करते ही ये टूट जाता है। कोई लॉजिक दिया हुआ है मैंने क्या इसके अंदर बीडीसी में? हाँ, N2 निकलेगा ही निकलेगा। पर N2 के निकलते सामने तो कोई है ही नहीं। तो जब कोई सामने कुछ नहीं होता तो रिएक्शन जाती है डिकम्पोज वाले रास्ते पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये BF4 नेगेटिव भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। तो ये कहता सर मेरे पास ना एक फ्लोरीन ज्यादा है। मैंने कहा वाह यार मजा आ गया, तू ऐसा कर इधर दे दे इसको। ये अपना फ्लोरीन उठा के इधर दे देगा। क्या बना, ये कौन है जल्दी बोलो? बेंजीन। और बेंजीन के साथ F लगते ही क्या बन गया जल्दी बोलो? फ्लोरोबेंजीन। माइनस कर देता हूं N2 और माइनस कर देता हूं BF3। तो N2 और BF3, N2 निकलेगा ही निकलेगा, हाँ ना बोल दे। बोरोन के 3 ही हाथ होते हैं, 4 होते नहीं। पता होगा BCl3, पता होगा BF3, है ना। तो एक फ्लोरीन ज्यादा रह जाएगा और वो फ्लोरीन मैंने उठा के इस साइड शिफ्ट कर दी। तो देखो जी बन गया। अब इसके बाद रिएक्शन आती है जी आपके पास 19th के 1 पे, सैंडमेयर। किसी ने कहा ब्रोमो बना दो, तो 19 के 1 में करनी है। तो सैंडमेयर जो रिएक्शन आपके पास में है, ठीक है जी, कोई ज्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है। ये ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन के लिए है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एंड क्लोरोबेंजीन, इनको बनाएगा, इनका फॉर्मेशन होएगा। ठीक है जी, ये लो जी मैंने पूरी लिख दी बात। इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, आपको क्यूप्रस साल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के देनी है। चलो मैं कर देता हूं। ये रहा BDC, C6H5N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। और मुझे कहा क्यूप्रस साल्ट को बुला लो, तो ये रहा Cu2Cl2 और साथ में HCl। और ये रहा क्यूप्रस साल्ट Cu2Br2 प्लस HBr। ठीक है, ये देखिए अब क्या होगा, N2 तो निकलेगा ही निकलेगा। क्यूप्रस सोल्ट का काम होता है फटाक से आयोनाइजेशन करके बहुत सारे क्लोराइड प्रोड्यूस करना, और यही काम ब्रोमाइड का होता है। अब यहां से क्या निकल के गया HBr, और यहां से क्या निकल के गया HCl। तो पहले मैं नीचे वाली रिएक्शन कराता हूं, HBr वाली। जल्दी बोलिए कौन निकल के चला गया? एक हाथ इधर खाली, एक हाथ इधर खाली। HBr में से किसको किधर लगाऊं वो तुम बता दो। बिल्कुल, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ, और तुम्हारे पास बन गया ब्रोमोबेंजीन। किसी ने पूछा कि सर यहां क्या करें, तो यहां पर भी यही करो। अब इस बार HCl जाएगा, H इसको दे दो। और फिर कोई बच्चा ये पूछ लेता है सर यहां तो दोबारा HCl बन गया, तो ये तो बढ़िया बात है अगर बन गया तो, क्योंकि किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट दोबारा बन जाए तो वो उसको और फास्ट करने के काम आता है। तो ये थी जी सैंडमेयर, यहां तक समझ आ गया। लेकिन किसी ने क्या बोला
कि सर एक बात बताता हूं मैं आपको, इसको एक तरीके से और बनाते हैं। ये है 19वें के सेकंड में, उसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। सैंडमेयर के बाद में गाटरमान। गाटरमान ने एक छोटा सा फर्क किया। गाटरमान कहता है यार मैं तुम्हारे पैसे बचा लेता हूं। तो हमने कहा तू कैसे बचाएगा भाई पैसे? कहता पीछे तुम लेके गए क्यूप्रस सोल्ट, है ना, इतनी बड़ी तुमने रिएक्शन करवाई, इससे बढ़िया तो तुम ऐसा कर लेते कि यहां कॉपर पाउडर ले जाते। फर्क देखो दोनों रिएक्शनों में क्या है। नाउ देयर इज कॉपर पाउडर विद HCl एंड कॉपर पाउडर विद HBr। रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एरो पर जो सामान था उसको मैंने चेंज कर दिया। तो रिएक्शन गाटरमान जो है वो सैंडमेयर का मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड मतलब क्या होता है, थोड़ा मुझे बताना। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? अपडेटेड वर्जन है। हाँ बिल्कुल, 16th सीजन है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो N2 तो निकलेगा ही निकलेगा। अब H चला जाएगा, इसके पास Cl चला जाएगा, उसके पास तो क्लोरोबेंजीन N2 प्लस HCl, और यहां पर भी ब्रोमोबेंजीन N2 प्लस HCl। ये तो चलो समझ आ गई क्योंकि मैंने दोनों रिएक्शनें सेम लिखवाई। लेकिन फायदा क्या हुआ? तो कॉपर पाउडर सस्ता मिलेगा? नहीं, कॉपर पाउडर सस्ता मिलेगा कि कॉपर सॉल्ट सस्ता मिलेगा? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। और पाउडर के साथ हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई है ना। पाउडर का मतलब याद कीजिए चूर्ण था, और चूर्ण का मतलब कायम चूर्ण था। कुछ बातें याद आ रही है सरफेस केमिस्ट्री की? बिल्कुल बिल्कुल। क्या याद आ रहा है? पाउडर के साथ हम ये बात बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये रिएक्शन आपका टाइम भी बचा रही है और पैसा भी बचा रही है, इसीलिए गाटरमान रिएक्शन को हम मॉडिफाइड फॉर्म मानते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या भी है कि यहां प्रोडक्ट की यील्ड थोड़ी कम बनती है, इसलिए लेबोरेटरी मेथड में ये और वैसे इसको यूज कर लेते हैं। इतने सा बात ध्यान रखना है। पर गाटरमान में और इसमें फर्क क्या है, या इसके बाद इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, वो कोई टीचर नहीं बताने वाला आपको। सबने रट्टे लगा देने, ये भी याद कर ले, ये भी याद कर ले, ठीक है। तो अब मैंने सैंडमेयर के बाद गाटरमान बता दी। अगली रिएक्शन है जी 19th के थर्ड पे, मेरे बिना बताई कर दोगे, KI के साथ। किसी ने कहा कि KI के साथ रिएक्शन बता दो, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। मैंने तो जितना पढ़ाना है पढ़ा दिया। बिल्कुल बताना पड़ेगा। हर बच्चे को पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, अगर उसे ऑर्गेनिक सीखनी है तो। N2 निकलेगा ही निकलेगा, इधर से KCl और साथ में बन गई आयोडोबेंजीन। तो क्या इस भाई साहब का फायदा दिख रहा है? ये जो बड़ा खुश होके आया था कि मुझे जरूर बुला लिया करो, BDC, जिसका नाम था BDC, तो दिख रहा है इसने बालजीमान से फ्लोरोबेंजीन बना दिया, सैंडमेयर और गाटरमान से क्लोरो और ब्रोमो बना दिया, और इसने आयोडो भी बना दिया। और इसी से पता लग जाता है कि ये बड़ा ही है ना धाकड़ टाइप का बंदा है, घैंट टाइप का, जो हमें बड़ा हेल्प करने वाला आगे। चलिए, अब किसी ने नाम लिया नेक्स्ट रिएक्शन का, फोर्थ, हुंसडीकर। तो ये तो यार सुना हुआ नाम लग रहा है मुझे, हुंसडीकर। तो हुंसडीकर आज से पहले पढ़ा चुका हूं। सिल्वर सोल्ट ले आओ बेंजोइक एसिड का, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक। बेंजीन प्लस ओइक बराबर बेंजोइक। सिल्वर सोल्ट ला करके इसमें ब्रोमीन डाल दो और ऊपर लिख दो CCl4। अब मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि CO2 भाग जाएगा। CO2 के भागते ही, बोलो बोलो फटाफट, क्या दिख रहा है? हाँ, तेरे पास, बिल्कुल। अब ये चीजें, अगर ये चीजें दिखने लग गई है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक समझ आ रही है कि सर 2 Br है, CO2 निकल गया, और ये देखो जी, ये इधर भी Br और इधर भी Br, तो मेरे पास बन गया C6H5Br प्लस में CO2 और प्लस में Br2। बिल्कुल ऐसी रिएक्शन अब गलत नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। फिर 5th नंबर पे रिएक्शन, बिल्कुल AgBr ही आएगा। सॉरी AgBr, ये लीजिए और बोलिए। बिल्कुल इससे नहीं, इसका नहीं बेटे, जिनका नहीं है उनका नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। अब किसी ने कहा सर इंडस्ट्रियल, हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल, कैटालिस्ट का सिर्फ एक ही यूज होता है। बिल्कुल मेरे बच्चे, ये फास्ट करता है, ये फास्ट टेस्ट करता है, इतना ही फर्क है।
अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड। आपको लंगर लगाना है। लंगर क्या होता है थोड़ा मुझे भी बताओ। लंगर का मतलब बहुत ज्यादा, बिल्कुल लंगर में यही होता है ना, कोई मना तो नहीं करता तूने हलवा 2 कटोरी क्यों खा लिया, तो लंगर मतलब जितना मर्जी है ना। तो जब मुझे एक्सेस में बनाना है तो अगला प्रोसेस है रैशिंग प्रोसेस। इसमें आप बेंजीन के वेपर को हवा में से और HCl में से पास कर देते हो। रैशिंग प्रोसेस ये रहा। कई जने राशिंग भी बोल देते हैं, वो अपने अपने बोलने का तरीका होता है, कोई बात नहीं। राशिंग प्रोसेस फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिनोल वाले चैप्टर में मैं फर्स्ट स्टेप में तो बनाऊंगा क्लोरोबेंजीन, फिर सेकंड स्टेप में बनाऊंगा फिनोल, तो वहां पर भी पढ़ाऊंगा। पर ये क्लोरोबेंजीन को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। और इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब मेरे बच्चों को पता ही होगा, है ना, जहां पर बहुत सारी अमाउंट चाहिए हो। तो बेंजीन साथ में बुला लो HCl, साथ में बुला लो हवा O2, एक H यहां से निकाल दो, एक H यहां से निकाल दो, ऑक्सीजन आपकी आंखों के आगे दिख रहा है, क्या निकल के चला गया जल्दी बोलो, H2O। उधर बच गया C6H5 और साथ में इधर बच गया Cl। तो क्या मेरे बच्चों को क्लोरोबेंजीन बनता हुआ दिख रहा है, जल्दी बोलिए। तो ये क्लोरोबेंजीन को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। तो टोटल मिला के आज मैंने आपको पहले तो डाइजोनियम साल्ट बनना दिखाया। डाइजोनियम साल्ट के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। और ये एक ही मेथड से बनता है, मजेदार बात, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पंगा पड़ेगा। What is diazotization process? When aniline is reacted with nitrous acid and HCl with 0 to 5 degree centigrade, it will produce benzene diazonium salt। और ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट इतना ज्यादा फायदेमंद है कि मैं इसे हर चैप्टर में बुलाऊंगा। और इसकी शर्त भी बता दी कि N2 निकलेगा ही निकलेगा। तो ये आपको सारी बातें इसमें बताइए। अब कोई डाउट है तो आप बताइए। और आगे जब भी कोई रिएक्शन आएगी तो पार्टिसिपेशन आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, पक्का, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि सर आप बताओ, मैं BDC का लॉजिक आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है जी आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2-3 बातें पूछूंगा जो मेरे बच्चों को पहले से आती हैं, और नहीं आती तो आप लोग थोड़ा सा आप मेरे साथ फोकस करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे, या चलो पहले नंबर पे, हाँ जी बिल्कुल नहीं घुलेंगे। क्यों नहीं घुलेंगे पानी के अंदर, जल्दी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेंजीन रिंग की वजह से हेलोएरीन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, ये पानी में नहीं घुलते। और वैसे भी बताया था कि कार्बन पानी का दुश्मन। अब ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो मैंने इनसे पूछा क्या तुम सॉलिड भी बन जाओगे, तो जवाब आया सर नहीं, हम सॉलिड नहीं बन सकते। सॉलिड के लिए इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग होनी जरूरी थी। तो 6 कार्बन की वजह से लिक्विड तक तो पहुंच गए, क्योंकि जितने कार्बन ज्यादा हो जाएंगे, याद कीजिए। लेकिन ये सॉलिड क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने की वजह से ये हमेशा लिक्विड रहेंगे, कभी भी सॉलिड नहीं बनेंगे। तीसरे नंबर पे किसी ने मेरे से पूछा फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। तो मैंने कहा जी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल किसी ने बोला पीछे से मोलिकुलर। उधर जाने पर मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। तो कार्बन तो हम सभी में बराबर है। मैंने कहा था मोर द कार्बन मोर द बॉन्डिंग मोर द मोलिकुलर मास, है ना, सारी बातें समझाई थी। लेकिन अब कार्बन तो बराबर है, तो सबसे ज्यादा भार किसका होगा, फ्लोरो का, क्लोरो का या ब्रोमो का, जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ ब्रोमो का, और या आयोडो का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो आयोडो का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमो का, फिर क्लोरो का, फिर क्लोरो का। लेकिन अब लड़ाई होगी जी आइसोमेरिक की। आइसोमेरिक में मैं 3 एग्जांपल देता हूं और अपना दिमाग लगा के बताना, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है। और वो है डाईहेलोएरीन्स। डाईहेलोएरीन्स के अंदर मेरे पास है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और उसके बाद में मेरे पास है जी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आया हुआ है जी पेपर के अंदर ये सवाल।
तो इसलिए मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। चलो जी, 2 मिनट, 2 मिनट के लिए आप पे छोड़ देते हैं बिल्कुल। उसके बाद मैंने कराना है किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। हम्म हम्म चलिए जी, मेटा, पैरा और ऑर्थो में से किसको जिता दूं? जल्दी बोलिए पहले तो। पैरा को। और उसका रीजन पता है क्या है? पहले हम शुरू करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट से जब आप लोग शुरू करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये बात पे डिपेंड करता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मुझे दिख रही है पैरा की। यस और नो बोल दो। दिख रही है। और इसी वजह से पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे क्या है, ज्यादा है, ये बात याद रखना। और ये मेल्टिंग पॉइंट होता है जी आप लोगों के पास 323। तो जी लिख देता हूं मेल्टिंग पॉइंट, ये जीत गया, इसका 323। आपको रटना नहीं है, आपके लिए तो सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा कि पैरा, जो बंदा सिमेट्रिकल है उसकी पैकिंग कैसी होगी, बढ़िया के बेकार? बढ़िया। जिसकी पैकिंग कॉम्पैक्ट होगी उसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल? बस। और जिसको तोड़ना मुश्किल है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम? जल्दी बोलिए। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे इन दोनों की बात। फर्स्ट नंबर पे मैंने लकड़ियों को पैक किया, तो एक तो लकड़ियां वो थी जिनमें ब्रांचेस नहीं थी, तो उनकी पैकिंग दिखा दी मैंने आपको, बिना ब्रांच वाली लकड़ियां। अब ब्रांचेस आ गई, कुछ लकड़ियां ऐसी थी जिनमें ब्रांचेस निकली हुई थी। अब ब्रांचेस जो निकली हुई है उन लकड़ियों को जब पैक करोगे तो कॉम्पैक्ट पैकिंग है कि लूज पैकिंग है? इन दोनों की लूज है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है, लेकिन ये थोड़ी सिमेट्रिकल है पास पास की वजह से। तो 256 और 249। पर ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा कि ऑर्थो और मेटा में ज्यादा किसका है। क्वेश्चन ये बनेगा डाइक्लोरोबेंजीन का, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो 3 बातें लिख के आनी है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, पैकिंग कॉम्पैक्ट है, ठीक है जी, और कॉम्पैक्ट पैकिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बस। और कुछ नहीं लिख के आओगे। अब वो तुम्हारी मर्जी पे जितना मर्जी लिखते जाओ। सेकेंडली अब बारी सेकेंडली अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में अब ज्यादा कुछ नहीं बचता। जब मैं मेल्ट कर देता हूं तो मेल्ट होने के बाद तो तू भी लिक्विड और मैं भी लिक्विड, है ना। और जब हम तीनों लिक्विड हैं तो हमारे अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होता है, 453 केल्विन, उसके बाद में 446 केल्विन और 448 केल्विन। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। और जो चीज अप्रोक्सीमेटली सेम होती है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट बाकी दोनों से ज्यादा क्यों होता है। अब पूछ लो जी, क्या पूछना चाहते हो, जल्दी से, शाबाश। रीजन ये है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसकी पैकिंग कॉम्पैक्ट होती है, और जिसकी पैकिंग कॉम्पैक्ट होती है उसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, बाय दैट्स ऑल। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है आप लोगों का पेज नंबर 18 के ऊपर। अगर आप जाके 19 के ऊपर, 19 का 1 2 3 4 5 और ये है 19 का 6th गैप, यहां पर बनेगा। ये 19 के 6th गैप में बनेगा, ठीक है, 1 6 पे। हाँ बोलो, शाबाश। ये मॉलिक्यूलर मास के बेस पे, मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सोल्व। जब कोई चीज लिक्विड हो जाती है तो लिक्विड के बाद उनको, जब मैंने तेरी मेन स्ट्रक्चर की जो कॉम्पैक्ट नेचर थी उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अब तू भी लिक्विड, मैं भी लिक्विड और वो भी लिक्विड, तीनों क्या है, लिक्विड है। यस और नो। अब हमें बॉईल करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, यानी कि इक्वल पे ही तीनों बॉईल होंगे।
ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बताने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। वो आएगा भी नहीं आपका कि तीनों का बराबर क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है। सोलबिलिटी हो चुकी है पानी के अंदर कि बहुत कम घुलते हैं, पर जो पानी में नहीं घुलते वो किसके अंदर घुलते हैं, जल्दी बोलिए। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मैंने बताए थे ईथर, CCl4, अल्कोहल, बेंजीन। और डेंसिटी के भी ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई पूछ ले जान करके तो पता ही है, डेंसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा है, यानी आइडोबेंजीन की ज्यादा ब्रोमोबेंजीन से, ब्रोमोबेंजीन की ज्यादा क्लोरोबेंजीन से, और क्लोरोबेंजीन की ज्यादा क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। तो ये खत्म हो गई। लेकिन अब शुरू होता है जी केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले भिड़ते ही मैं करा रहा हूं एसएन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल सी रिएक्शन करके दिखा रहा हूं और आप बताओगे वो रिएक्शन क्या है। C6H5Cl प्लस में NaOH एक्वस, ठीक है जी। तो अब इस रिएक्शन को आप करके दिखाएंगे। ये ले, ठीक है। अब इसके है जी 4 रीजन, इसके 4 रीजन है, बिल्कुल। तो ये रिएक्शन मैंने पीछे पढ़ी थी और ये वहां थी C2H5Cl और प्लस में NaOH, और मैंने फटाक से करवा दी थी C2H5 हाँ जी OH और प्लस में NaCl। तो बेंजीन को ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि इसने नेगेटिव का अटैक होने नहीं दिया। तो 4 रीजन है, जिसमें फर्स्ट रीजन है -M इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। पहला रीजन ये खड़ा आंखों के सामने, टांट पे बैठा है मान लो क्लोरो, है ना, इसकी टांट पे क्लोरो है, क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है इनको बेंजीन की रिंग नीचे खींच लेती है रेजोनेंस का बोल कर कि तेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी तो हर किसी को चाहिए, है ना। जैसे हम पैसा जमा करा देते हैं, FD करा देते हैं, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वैसे ही। तो बेंजीन ने क्लोरीन को कहा तेरे इलेक्ट्रॉन नीचे भेज दे, हम उसको स्टेबल कर देंगे। अब इसके यहां से आने से रिंग पे तो आ गया नेगेटिव, यहां आ गया पॉजिटिव, लेकिन जो Cl का बॉन्ड है ना रिंग के साथ वो डबल हो गया। और अब तुम्हें बताया था कि रिंग के अंदर ये घूमेगा, ये लो जी, बिल्कुल बताया था, ये बात याद होगी। अब रिंग में चाहे नेगेटिव घूमे और चाहे पॉजिटिव घूमे, वो घूमेगा कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे, बिल्कुल। अगर ये बात याद नहीं है तो इसको याद कर लो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। लेकिन अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि OH ने वहां जाने से मना कर दिया। अब उसका रीजन दिखा रहा हूं। OH कहता सर आपने तो रोटी पी ली। मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? आपने तो मुझे कहा था जब Cl को हटा दे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा था, और आपने कहा था कि Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि Cl तो वहां दो बॉन्ड बना के बैठा है। अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से बताइए जी मजबूती बढ़ी कि कम हुई? तो जिस बॉन्ड की मजबूती या स्ट्रेंथ ज्यादा है उसे तोड़ना क्या होता है, जल्दी बोलिए। उसे क्या होता है जी, मुश्किल होता है। और अब क्लियर कट दिख रहा है कि अब OH मना कर देगा। तो -M इफेक्ट से Cl और रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और Cl का हटना मुश्किल हो जाता है। मतलब Cl का हटना मुश्किल हो गया। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन होता है जी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। इधर मेरे पास है CH3, CH2 और X, और इधर है जी रिंग के अंदर, ठीक है जी, X। अब आराम से देखिए, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, और इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp2। पर उससे क्या हुआ, तेरे जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है वो sp3 है, लेकिन हेलोबेंजीन में वो sp2 है। तो sp3 के अंदर s कैरेक्टर होते हैं 25%, जबकि sp2 के अंदर s कैरेक्टर होते हैं 33%।
ये समझ आया 25 और 33। चलो sp3 में कितने ऑर्बिटल है टोटल, जिनको नहीं समझ आया वो देख लो। sp3 में टोटल 4 है। 4 ऑर्बिटल में से s कितने हैं 1, घर जाके 1/4 इंटू 100 करना 25 आएगा। sp2 में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, उनमें से s कितना है 1, तो 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33। चलो ये भी बात समझ आ गई कि सर sp3 में s करेक्टर 25 होता है, इसमें ही होता है। लेकिन अब ये इन करेक्टर से होता क्या है, तो सुनो ध्यान से। जब आप लोगों के s करेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी वो बता देता हूं। जिसमें s करेक्टर ज्यादा है, क्या वो न्यूक्लियस के पास होगा कि न्यूक्लियस के दूर होगा, जल्दी बोलिए। बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने 11th क्लास में sp-df ऑर्बिटल पढ़े थे तो मुझे किसी ने बताया था s ऑर्बिटल जो होते हैं दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और जो बंदा न्यूक्लियस के क्लोजर है वो किसको डिमांड करेगा, प्लस को या माइनस को, जल्दी बोलिए। इलेक्ट्रॉन्स को डिमांड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होने का मतलब है प्लस के पास होना। और अगर मैं प्लस के पास हूं तो मैं खुद भी प्लस हो जाऊंगा और मैं डिमांड करूंगा माइनस की। अब यहां क्या हुआ, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को जब हैलोजन ने खींचा ये बीच वाले को, तो ये कार्बन कहता क्या कर सकते हैं यार, वो गुंडा है, लेके जाएगा तो लेके जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं। और हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के नेगेटिव इजिली बन जाता है और वो चला जाता है। लेकिन यहां वाला कार्बन न्यूक्लियस के पास होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब गुंडा, मान लेता हूं उतना गुंडा नहीं है लेकिन रेजिस्ट तो करेगा। आज जब हैलोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिव बनने लगता है तो ये कार्बन इसे पूछ लेता है क्यों भाई क्या चाहता है तू, ऐसे कैसे हाथ लगा रहा है इलेक्ट्रॉनों के, बाप का माल समझ रखा है ना। तो ऐसी बात इसलिए बोली जाती है ताकि आपको डिफरेंस दिखे। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया। मेरे को इलेक्ट्रॉन खींच के लाने हैं या पैसे खींच के लाने, तो मैं कमजोर से इजिली खींच लाऊंगा कि ताकतवर से इजिली खींच लाऊंगा, दैट्स ऑल। तो कमजोर के इलेक्ट्रॉन लेके वहां एक्स जल्दी अलग हो गया। लेकिन हेलोबेंजीन में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देता। रीजन नंबर 2। अब रीजन नंबर 3, कल को किसी ने कह भी दिया चलो कोई बात नहीं सर ऐसे मजाक मत करो, हेलोजन को खींच लाओ, और तुम लोगों ने किसी भी तरीके से हेलोजन को हटा दिया -x, तो हेलोजन के निकलते ही ऊपर आ जाएगा फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब फिनाइल कार्बोकेटाइन को हम कह रहे हैं तेरे पास तो बेंजीन है, तू तो स्टेबल हो ही जाएगा। कहता स्टेबल तो हो जाऊंगा लेकिन भाई साहब कॉन्जुगेशन तो होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब अगर मेरे ऊपर प्लस होता एक छोड़कर तो मैं रिंग में उसको खींच लेता। ये तो तुमने डायरेक्ट ही प्लस किसके ऊपर रख दिया, रिंग के ऊपर। अब रिंग इसको रोटेट नहीं कर सकती। अगर ये होता एक छोड़कर, मान लो यहां पर कोई भी चलो CH3 होता या 2 होता और इसके ऊपर मैं प्लस लगाया था, तो रिंग कहती तू डर मत, तेरे प्लस को हम खींच लेंगे, ये ले, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन भेज देते और रिंग में घुमा लेते। लेकिन जब डायरेक्ट रिंग के ऊपर आ गया तो कॉन्जुगेशन नहीं है। और रेजोनेंस तभी होता है जब डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, ऐसे कॉम्बिनेशन चलता है और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो ऊपर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में थे तभी मैंने खींच लिए, डायरेक्ट होते तो मैं भी नहीं। तो इसका मतलब फिनाइल कार्बोकेटाइन आर हाईली अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होते हैं। और जो चीज अनस्टेबल है वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बोलो, नहीं जाएगा, है ना। जिस नौकरी में मैं अनस्टेबल हूं मैं उसे कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। और लास्ट एंड फाइनल 4th पॉइंट, रिंग ने पिछले साल ही बता दिया था 11th क्लास में कि मैं तो इलेक्ट्रॉन रिच होती हूं। याद आ रहा है कुछ कुछ, जो बेंजीन की रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। और जो बंदा इलेक्ट्रॉन रिच है उस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या OH की हिम्मत है कि वो जाकर रिंग पे अटैक करे। तू भी माइनस और मैं भी माइनस, तो रिंग पहले ही समझा देती है OH को, जे तू आया तो तू हिसाब लगा लियो अपना। तो OH कहता मेरे को कोई पागल कुत्ते ने धोना काटा जो तुम्हारे पगे लू। इस वजह से आप लोगों का ये अटैक नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियोफिलिक्स नहीं होती, पर इन 4 केसेस से मुझे साफ दिख रहा है
कि न्यूक्लियोफिल अगर होएगी तो इजीली तो नहीं होएगी, क्योंकि जो काम प्यार से नहीं हो रहा वो फिर ऑब्वियस बात है ना, ताकत से होएगा। तो वाई इन हैलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर नॉट इजिली प्रोसीड। ये क्यों इजिली नहीं होती? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ड्यू टू माइनस इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन हैलोजन एंड रिंग ड्यू टू द sp2 hybridization carbon of that carbon which is directly connected to halogen. Third, phenyl carbetine is unstable, and fourth, ring is already electron rich. Now some examples of nucleophilic substitution. तो ये 20 के सेकंड पे पहले मैं सब्सटीट्यूशन करता हूं बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो किसी ने कहा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हटा के दिखाओ, तो अभी तो सर कह रहे थे यार ये रिएक्शन हो नहीं सकती है ना, और अब सर क्या कह रहे हैं, इसको हटा के दिखाओ या इसको करके दिखाओ। तो ये हो तो सकती हैं, लेकिन अब क्या होगा, प्यार से नहीं हो रही थी ये रिएक्शन, और अगर मुझे करनी ही पड़ जाए और कोई कह दे नहीं सर अब तो ये रिएक्शन करके ही दिखाओ, तो नॉर्मल सी बात है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और इसके लिए हाई टेम्परेचर है 623 केल्विन। तुम अगर भूल जाओ कि ये इतना इतना ही था तो सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, नीचे एसिड की प्रेजेंस जरूर दिखा देना। तो देखो जी 3 गुंडों को लाया हूं रिएक्शन करवाने के लिए। तुमने कहा नहीं होगी, जाओ दम है तो करवा लो, तो दम के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ गई, और वो हेल्प आपकी आंखों के सामने है। क्या हेल्प ले रहा हूं बताओ, शाबाश जल्दी से। टेम्परेचर बढ़ा दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वो तुम बता दो, ठीक है। और अब ये रिएक्शन हो जाएगी C6H5OH की जगह, हाँ जी, और साथ में NaCl। कोई दिक्कत आई? यस और नो बता दो। इसी तरीके से अगर फिर और सब्सटीट्यूशन करने हैं तो मैं एमीन ग्रुप से कर देता हूं। ये है 20 के थर्ड पे, एमीन ग्रुप होता है NH2, और लो जी किसी ने मुझे कहा एमीन ग्रुप से हटा दो, तो मैं इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दूंगा, और मुझे कुछ नहीं लिखना, मुझे सिर्फ एक कैटालिस्ट याद करना है, मुझे भी याद नहीं रहते टेम्परेचर, तो मैं लिख देता हूं हाई टेम्परेचर। सिर्फ 1 या 2 रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर याद करना है, हाई प्रेशर, ठीक है। कैटालिस्ट इसमें कौन सा होता है जल्दी बोलिए? Cu2O। हाँ, इधर से H निकलेगा, इधर से Cl निकलेगा, और तुम्हारे पास बन जाएगी एनिलीन। ऊपर वाले का नाम फिनोल है अगर किसी को ना पता हो तो, और इस बंदे का नाम है एनिलीन, और आईपीएससी में कंसीडर होते हैं ये दोनों नाम। ये आईपीएससी है, ये भी आईपीएससी है, कॉमन भी है और आईपीएससी भी है। फिर किसी ने कहा सर ऐसा करो कि एक और करके दिखाओ, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, साइनो को बुला लाता हूँ। ये है मेरे 21 के फर्स्ट पे, ठीक है जी। और साइनो के अंदर ये लो जी, सिंपल सी बात है, किसी को भी बुला लो, KCN को बुला लो, ठीक है जी। सबसे बढ़िया यही है, रिएक्टेड विद KCN या रिएक्टेड विद CuCN, कोई बात नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। लेकिन ऊपर क्या चलेगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होती। और इस रिएक्शन में पिरिडिन का यूज होता है, ठीक है जी। और मेरे पास बनेगा C6H5 और Cn, और साथ में इसके CuCl। इसको बोलते हैं बेंज नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? बेंज नाइट्राइल, या बोलते हैं साइनोबेंजीन। कल को अगर आप, हाँ बिल्कुल बेंज नाइट्राइल बोल रहा हूँ ना, बेंज नाइट्राइल है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेंज नाइट्राइल। और ये अब इसके बाद आता है जी नेक्स्ट नंबर पे, चलो कल करवाएंगे, अब आपको सब्सटीट्यूशन के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।